नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्षेत्रीय दलों को साथ जोड़ रहे हैं। शिवपाल यादव की पार्टी से भी समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ। रायबरेली में अखिलेश यादव ने कहा कि शिवपाल चाचा से मिलने गए थे, शिवपाल को भी हम साथ लेकर चलेंगे। जिस दल का क्षेत्र में प्रभाव है वो दल वहां काम करेंगे। साथ ही कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इसीलिए जनता का समर्थन नजर आ रहा है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं कोशिश रही है उनको साथ लाने की, और उसी कड़ी में आप लोग भी कई बार ये सवाल करते थे कि उनको साथ कब लेकर के आओगे। तो आज फैसला ले लिया था, कल फैसला लिया पार्टी ने कि उनकी पार्टी को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आने वाले समय में उनको भी गठबंधन में जगह दी है, उनका भी एक क्षेत्रीय दल है, उनको भी साथ लेकर के आगे चलेंगे। कांग्रेस के गढ़ में अब ये है कि जिस जिस जिले में जिस जिस पार्टी का प्रभाव है, जिस जिस क्षेत्रीय दल का जहां जहां प्रभाव है वहां वो काम करेंगे और लगातार कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच अब सब कुछ सामान्य होने लगा है। गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मिलने खुद अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं में करीब 45 मिनट की बातचीत हुई और फिर ऐलान हुआ कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल की पार्टी का चुनाव में गठबंधन होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस बात पर मुहर लगा दी है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। थोड़ी ही देर पहले खुद शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। औपचारिक ऐलान गठबंधन का किया जा चुका है। तो 45 मिनट तक की मुलाकात हुई, दोनों पार्टियों का गठबंधन हो चुका है और अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी रही है जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय दल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव खुद इस बात का जिक्र करते हुए कि जिस भी जिले में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी दल का अच्छा खासा प्रभाव होगा उसके साथ समाजवादी पार्टी जुड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को अगर मात देनी है तो सभी दलों को साथ लेकर चलना होगा। और अब हाल फिलहाल में अपने चाचा की पार्टी के साथ गठबंधन अखिलेश यादव कर चुके हैं और अब ये पूरा का पूरा जो रथ यात्रा है समाजवादी पार्टी की वो हर एक जिले से गुजरती हुई हर एक क्षेत्रीय दलों से सीधे तौर पर संवाद करते हुए। और मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन पर ट्वीट कर ऐलान किया और लिखा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। तो ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया कि अब दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक राजनीतिक दल ने अपनी कमर कस ली है और ऐसे में सभी क्षेत्रीय दलों के साथ सीधे तौर पर संवाद करते हुए गठबंधन करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। और ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए, अखिलेश और शिवपाल के बीच में गठबंधन हो चुका है। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद ये दूरी दोनों के बीच में देखने को मिली थी, चाचा और भतीजे के बीच में। और ऐसे में समाजवादी पार्टी से अलग होकर शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का गठन किया था और लोकसभा चुनाव में भी इसी पार्टी के टिकट पर वो लड़े भी थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में इस गठबंधन के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अखिलेश और शिवपाल में गठबंधन कार्यकर्ताओं में खुशी नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अखिलेश के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने गठबंधन पर क्या कुछ कहा है वो सुनिए। देखिए, ये तो मैं बहुत पहले से ही प्रयासरत रहा, शिवपाल जी से बराबर में मिलता रहा। वो बराबर यही कहते रहे कि हमको अखिलेश जी को सीएम बनाना है। चंद्रशेखर आजाद से हम मिलते थे, संजय सिंह से आम आदमी पार्टी से मिलते रहे, सबसे हम मिलते रहे, बताते रहे। और आप लोगों के सामने मैंने कहा भी था कि सब लोग एक साथ आएंगे। तो उसी में आपने देखा जयंत जी 7 तारीख को आए। आज आपने देखा कि अखिलेश जी और शिवपाल जी एक साथ बैठ करके तय कर लिए। अभी और आगे लोग साथ आएंगे। और बीजेपी ने अखिलेश और शिवपाल के गठबंधन को मौका परस्ती का गठबंधन बताया है। साथ ही कहा कि गठबंधन का कोई मतलब नहीं। पहले समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से भी गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने सभी गठबंधन करके वो हार चुके हैं। 2017, 2019 और 2022 का परिणाम आप देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा।
बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी से बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। ये लोग दलों से गठबंधन कर रहे हैं, हम दिलों से गठबंधन कर रहे हैं। जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं। जब परिणाम आएगा तो भाजपा के पक्ष में आएगा। हम दोबारा भारी बहुमत के साथ पिछली बार से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था, बीएसपी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। अब वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, तो धराशायी हो गया। तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, इन सब का मुकाबला आपस में है। चाचा भतीजे की जो नूरा कुश्ती है, ये बहुत दिन से देख रहे हैं और हर चुनाव में देखा है। 2017 हो, 2019 हो, ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती होते, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इससे उनको कुछ लगता होगा फ़ायदा मिलता है, मगर हमें जो दिखता है कोई फ़ायदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज़ से कोई घबराहट नहीं है। कोई आए या जाए, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में इन्होंने प्रयास कर चुके हैं, कांग्रेस से कर चुके हैं, फिर उन्होंने मायावती जी के साथ करा जिसको महागठबंधन कहा जा रहा था। अब वो धार्मिक चश्मा कौन लगाता है? ये तो समाजवादी पार्टी लगाती है। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करती है? समाजवादी पार्टी। जिन्ना को कौन लाया चुनाव में? समाजवादी पार्टी। औरंगजेब को कौन चुनाव में लाया? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है, जात और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटना चाहती है, लेकिन योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता कोई। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सत्ता और विपक्ष दोनों भूमिका में असफल रहे। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया और सीधे तौर पर गठबंधन पर निशाना साधा गया। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सर्द मौसम में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह की रैली लखनऊ के रमाबाई मैदान में होगी। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। रैली के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी ने सरकार बनाओ और अधिकार पाओ का नारा दिया है। फिलहाल राज्य के चुनावों को देखते हुए इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में निषाद समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है और जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। राज्य की करीब 115 सीटें ऐसी है जिन पर निषाद और मछुआरों का प्रभाव है और जो किसी प्रत्याशी की जीत को हार में बदल सकते हैं। निषाद पार्टी के साथ आज बीजेपी की ये पहली रैली है। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, सर आज भारतीय जनता पार्टी की निषाद पार्टी के साथ एक रैली होने जा रही है, उसमें आरक्षण का भी मुद्दा उठने वाला है। क्या इस बाबत आपकी कोई जानकारी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके, चाहे कोरोना महामारी का काल हो चाहे सामान्य दिन हो, जनता की सेवा की है, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 7 वर्षों में पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे लाइन ऑर्डर का मामला हो। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। सर, आज आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ संयुक्त रैली होने वाली। इससे पहले आपने दावा किया था कि मछुआरा समाज के लिए आरक्षण भी आज की इस रैली में घोषित हो सकता है। कितनी सीटों पे बातचीत हो गई है सर? देखिए, रैली नहीं है, रैला है, ये जनमत है। हमारे वोट को कभी कांग्रेस गिनती थी, सपा गिनती थी, बसपा गिनती थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश के लोग सभी जिलों में, कभी मैं 15 सितंबर 2016 को एक रैली की थी उसमें, और तब मैं 10-15 जिले में था। आज पूरा ग्राउंड भर चुका है। आज कितना होश, हमें कितनी खुशी है कि जो समाज पौआ पी के बेहोश था, पौआ में बटा था, कमजोर था, शिक्षा से बेहोश था, उन्हें होश में करके, उन्हें जोश पैदा करके आज जहाँ से भाग्य लिखा जाता है लखनऊ, कहा जाता है घर पे बैठने से खाना मिलता है, लखनऊ आने से खजाना मिलता है। तो जो समुदाय उस रमादेवी पार्क में या बड़े रैली की, लखनऊ में राजनीतिक रैली की, चूंकि सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजनीतिक, आज मेरा समाज सामाजिक तो था, केवट मल्ला बिंद कश्यप धीमर रखवार, ये झुआ भर वोट था, एक बोरा वोट था, लेकिन एक झोरा में बटा हुआ था, उसे इकट्ठा करके आज राजनीतिक रूप से उन्हें इकट्ठा करने में बड़ी खुशी हो रही है। और सीट कितने मिले
मिलेंगे सर? बीजेपी से आपकी बातचीत हुई सीट बंटवारे इनके पे। सामाजिक मुद्दे, आरक्षण के, इनके ताल घाट नदी पिछली सरकारों ने रोजी रोटी छीना है। इन्होंने देश को आजाद कराया है, संविधान बनवाया है। संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, ये सब लिखवाया है। संविधान में लिखा हुआ इन्हें 1992 तक इन्हें सर्टिफिकेट मिलता था, इनके बच्चे IAS PCS बनते थे। लेकिन बेईमानों ने इनका नाम, पुकारू नाम को धोखे से पिछड़ी जात में डाल के इनका प्रमाण पत्र रोकने का काम किया। तो संविधान में मिला हमारे लोगों की एक आवाज है कि हमें बेईमानों वाला नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी की कल शाहजहांपुर में एक बड़ी रैली है जिसमें वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। बताया ये जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई गति मिलेगी। यही वजह है कि पीएम मोदी के शाहजहांपुर दौरे को लेकर वहां लोगों में खासा जोश दिखाई दे रहा है। साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इसी जगह पर उनकी रैली भी है और यहीं से शिलान्यास करने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे का। हमारे साथ में अरुण कुमार गुप्ता हैं जो महानगर अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं। अरुण जी बताइए कि क्या प्रोग्राम है 18 तारीख को? 18 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गंगा एक्सप्रेस वे, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक जा रहा है, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन रहा है भारत का, इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। और शाहजहांपुर ज़िले में लगभग 41 किलोमीटर का ये जो किसानों की ज़मीन गई है, 41 किलोमीटर का एरिया गया है और लगभग 52 गांव ऐसे जुड़े हैं और 532 करोड़ का किसानों को फ़ायदा हुआ है। इस गंगा एक्सप्रेस वे के साथ एक हवाई पट्टी 3 किलोमीटर लंबी वो भी तैयार की गई है, की जा रही है, उसका भी शिलान्यास करेंगे। राठौर जी बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस और उसके बाद फिर काशी में एक बड़ा प्रोग्राम और अब शाहजहांपुर में। देखिए 18 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी जो जिस गंगा एक्सप्रेसवे का यहाँ पे शिलान्यास कर रहे हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। और क्योंकि यहाँ पे हवाई पट्टी बन रही है जो आपातकाल में सैन्य मतलब सुरक्षा के कारणों से बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वहां खेल जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। पंजाब का जालंधर स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर मशहूर है, जहां खेल जगत से जुड़ा करोड़ों का सामान विदेश और भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से वहां इस इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद खेल कारोबार से जुड़े लोगों को आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों से बेहतर सुविधाओं की उम्मीद है। हालांकि पंजाब की खेल मंत्री परगट सिंह का मानना है कि कई समस्याएं सुलझा ली गई है और आगे जो भी मांग होगी वो पूरी की जाएगी। सर, आप ऐसे शहर से आते हैं जिसको जाना जाता है स्पोर्ट्स सिटी के तौर पे। अमृतसर में भी जहां स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वहां का दौरा हमने किया। बहुत बुनियादी सुविधाओं की कमी, जैसे सड़क खराब है और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का ये कहना था कि अगर अमृतसर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती उनको फ़ायदा होता। रॉ मटेरियल की समस्या के बारे में बता रहे थे। आप तो खिलाड़ी भी रह चुके और बेहतर तरीके से तमाम चीज़ों को जानते हैं। हॉकी स्टिक तो पूरे देश में यहीं से सप्लाई ही होता है। तो इन सुविधाओं को आपकी सरकार अगर दोबारा आती है तो कैसे डील करेगी? देखो, हमें टाइम कम मिला है। हम 5 साल से तो कांग्रेस की सरकार नहीं, मैं क्योंकि आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात थी, तो हमें सिर्फ 90 दिन की ये टाइम मिले हैं। 90 दिन में आप लोगों की मूवमेंट देख सकते हो, 90 दिन में आप लोगों का विश्वास बिल्डअप हुआ देख सकते हो। हाँ, बहुत सी चीज़ें नहीं हुई जो होने वाली है, लेकिन हम आएंगे भी और आगे करेंगे भी, क्योंकि डेवलपमेंट की बात है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात है। क्योंकि जब स्पोर्ट्स बढ़ेगी तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। क्योंकि जितनी देर हमारा बेस बढ़ता नहीं है, जितनी देर हमारी स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, हमारा नंबर ऑफ, क्योंकि इससे दो चीज़ें होंगी ठीक। एक तो कहीं ना कहीं जो ड्रग की प्रॉब्लम है उसको भी सोल्यूशन मिलेगा, और दूसरी हमारी जितने बच्चे ज़्यादा खेलेंगे उनको सामान चाहिए, उससे हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, उससे हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे बढ़ेगी।
अयोध्या का हनुमानगढ़ी में अब संतों ने मंदिर के विकास और उसे नए तरीके से बनाने की सरकार से मांग की है। संतों की मांग ये है कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जैसे काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया गया है, वैसे ही हनुमानगढ़ी का विकास किया जाए। संतों ने नए मंदिर के निर्माण में पत्थरों को लगाने की मांग भी की, जिससे अगले 2 से 3 हजार सालों तक मंदिर को सुरक्षित रखा जा सके। भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को कि जिस प्रकार से, जिस भव्यता के साथ प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए, वो धन्यवाद के पात्र बनवा रहे हैं। लेकिन उसी भव्यता के साथ अब श्री हनुमान जी का जो स्थान है हनुमानगढ़ी, उसका स्वरूप भी परिवर्तित होना चाहिए और उसका स्वरूप भी उसी भव्यता और दिव्यता के साथ बनना चाहिए। हनुमानगढ़ी चूँकि राम जी बिना हनुमान जी के शोभा नहीं पा पाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 22 गांवों ने चुनावों के बहिष्कार का फैसला लिया है। ये वो जिले हैं जहां 2 साल पहले बादल फटा था। आसमान से आई आफत ने बहुत नुकसान किया था, बहुत लोगों का बहुत कुछ छीन लिया था। लेकिन आरोप ये है कि बादल फटने से जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो पाई। जिस कॉलेज की इमारत का नुकसान हुआ, वहां बच्चे 3 डिग्री तापमान में ही खुले में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आसमानी आफत के कारण कई पुल टूट चुके हैं, जिसके बाद लोग जान हथेली पर रखकर रास्ते पार कर रहे हैं। स्कूल और अस्पताल पानी के साथ बह गए, लेकिन दोबारा बनाए नहीं जा सके, जिससे नाराज लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इसका कारण यही है कि सरकार ने हमारी अनदेखी की है। 2 साल से 2.5 साल का वक्त बीत गया है। सरकार का कोई भी, हमारे शासन प्रशासन की ओर से कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई गई, न ही कोई विकास कार्य किए गए। इसलिए हमारा पूरी तरह से महापंचायत हो चुकी है, पूरे 22 गाँव की 9 पंचायतों की, कि हम पूरी तरह से चुनाव बहिष्कार करेंगे। मोटर रोड खत्म है, मोटर पुल खत्म है, स्कूल अस्पताल सब खत्म है, जिसके चलते हम सभी पूरे क्षेत्रवासियों ने तय किया है कि जो आगामी 2022 का जो चुनाव है उसका पूरे क्षेत्र वाले पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और क्षेत्र में किसी भी दल के नेता को या जनप्रतिनिधि को या किसी भी दल के नेता का आना पूर्ण रूप से वर्जित है। मेरे पीछे आप ये स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हैं, जो आधे से ज्यादा धसी हुई है और जाहिर तौर पर किसी भी काम की नहीं है। इसके साथ ही आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो छतें बनी हुई हैं उसमें क्लासेस चल रही हैं। ये एक क्लास आप ऊपर देख रहे हैं, एक यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर बच्चे ग्राउंड में पढ़ रहे हैं, उनके टीचर आ चुके हैं, किताबें बढ़ चुकी हैं और इसी तरीके से 4-5 क्लासेस यहाँ पर चल रही है। 22 गाँव का ये इकलौता इंटर कॉलेज है, यानी कि सभी बच्चे जो 22 गाँव में पढ़ते हैं अपने इंटर करने के लिए यहीं आते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स थी इन सारे बच्चों की, जहां पर फिलहाल आपको सिर्फ पत्थर नजर आ रहे हैं। 2019 की जो आपदा आई उसमें तमाम बिल्डिंग टूट गई, बह गई, पर उसके बाद भी कभी नहीं बनी। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पत्थर जो अपना जो नेचर है वो अपना वास्तविक रूप यहाँ से लेकर यहाँ पर अब पानी बह रहा है। बिल्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं बनी हुई और हालात ये हैं कि बच्चे जिनको इतनी सर्दी यहाँ पर है, अगर इस वक्त की मैं बात करूँ तो शायद 3 या 4 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर तापमान नहीं होगा। इतनी ठंड में भी क्योंकि क्लास नहीं है, क्योंकि कोई छत नहीं है, खुले में पढ़ाई करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती का भांजा प्रबुद्ध कुमार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के लिए प्रचार कर रहे हैं। 39 साल के प्रबुद्ध कुमार मायावती की बड़ी बहन सरस्वती देवी के बेटे हैं। कुछ दिन पहले ही मेरठ में हुई अखिलेश जयंत की रैली में प्रबुद्ध कुमार ने अपनी भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी का आरएलडी में विलय किया था। प्रबुद्ध कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि अब बीएसपी में दलितों की आवाज नहीं उठाई जा रही है।